नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में, जो कि मैं आज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बनाया है। मैंने इस लेक्चर के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में कुछ चर्चा किया था कि बायो स्टैटिस्टिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, इसके यूज हमारे जीवन में कई एक क्षेत्रों में है। जैसा कि इसका उपयोग साइंस में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, सुपर कंप्यूटिंग में, न्यूरल नेटवर्किंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पब्लिक हेल्थ में, जेनेटिक्स में, डेटा माइनिंग में, एकेडमिक्स में, गवर्नमेंट जो प्लानिंग वगैरह करते हैं उन प्लानिंग्स में, बिजनेस में, हर जगह आप पाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स या बायो स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। यह जो सब्जेक्ट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे यह लेक्चर शुरू करने से पहले यह आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा यह लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप मेरे चैनल पर जाकर हिंदी या इंग्लिश के जो भी लेक्चर चाहे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे। आप उस लिंक के थ्रू भी इंग्लिश या हिंदी जिस लैंग्वेज में आप मेरे लेक्चर को सुनना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे अपने आज के लेक्चर को। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा है। पब्लिक हेल्थ में एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ सर्विस रिसर्च, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर पॉलिसी बनाने में और हेल्थ से रिलेटेड मैनेजमेंट करने में, इन सारी चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स का, बायो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यह एक टर्म नया सा है। एपिडेमियोलॉजी शायद काफ़ी सारे लोगों ने इस टर्म को सुना नहीं होगा। तो एपिडेमियोलॉजी एक मेडिसिन का ही एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है मेडिसिन साइंस का, जिसमें कि हम कोई भी डिजीज़ है वो किस तरीके से स्प्रेड करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसे किस तरीके से कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। बायो स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को एक अन्य टर्म प्रिसीजन मेडिसिन भी बोलते हैं। हम इसे प्रिसीजन मेडिसिन के भी नाम से बोलते हैं, या फिर यह काफ़ी एसोसिएटेड है फार्माकोजिनोमिक्स से टर्म से। अब ये सारी जो टर्म है ये एक ही चीज़ लगभग इन सभी अध्ययन में हम पाते हैं कि इसके अंदर किसी भी रोग के खिलाफ जनरली कई सारे ड्रग, कई सारे साल्ट हम उपयोग में लाते हैं। जैसे आप डायबिटीज़ की बात करो तो उसमें मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड और भी कई सारे साल्ट उपयोग में किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम फार्माकोजिनोमिक्स हो या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के अंदर हम किसी भी पॉपुलेशन को अध्ययन के अंतर्गत कई छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं। पॉपुलेशन में जो भी पेशेंट है उनको छोटे छोटे हम जनरली कई ग्रुप में बांट देते हैं, और उसके बाद हम जो हमारे पास डाटा होते हैं, पेशेंट के डाटा होते हैं, पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स के डाटा होते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के डाटा होते हैं, इन सारे डाटाओं का उपयोग करते हुए हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा साल्ट किस स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा कारगर होगा। मॉलिक्यूलर बेसिस पर, मॉलिक्यूलर जेनेटिक के बेसिस पर हमें कई सारे पॉपुलेशन के वेरिएंट मिलते हैं और उसी के बेसिस पर हम ग्रुप बनाते हैं और इस साल्ट का उपयोग देखते हैं कि किस वेरिएंट में कौन सा साल्ट ज़्यादा उपयोगी है। तो इन सभी अध्ययन को करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का, बायो स्टैटिस्टिक्स की मदद लेनी पड़ती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है।
आजकल हम जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं कि किस वर्ल्ड के किस रीजन में पेशेंट की संख्या कितनी है, कितने रिकवरी रेट क्या है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कहाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या आज का सिचुएशन क्या है, इस सारी चीज़ों को अध्ययन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का हम उपयोग करते हैं। और हमने जैसे पहले भी बताया कि ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती हैं। स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जेनेटिक बेसिस का पता, क्वांटिटेटिव ट्रेट के जेनेटिक बेसिस को अध्ययन करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम यह अध्ययन करते हैं कि कौन सा जीन या ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो कि एक पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने हैं, इस बारे में हम पता लगाते हैं। यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स की सहायता लेनी पड़ती है। मशीन लर्निंग के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। मशीन लर्निंग में हम जनरली किसी भी घटना के पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कोई घटना यदि एक पार्टिकुलर इंसिडेंस में तब्दील हो रहा है तो उसके पीछे की जो घटनाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये वेरिएबल्स यदि इस तरीके से बिहेव करेंगे तो ये वाली घटना घट जाएगी आगे जाकर। जैसे कि बरसात की हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो मान ले कि हवा का दबाव हो या टेम्परेचर हो या फिर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी हो, इन सारे वेरिएबल्स की मदद से हम इन सारे डाटा को फीड करने के बाद हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वेरिएबल्स, पुराना जो पैटर्न था वो किस तरीके से था कि उसके बाद बारिश आई है ना। तो ये प्रिडिक्शन में क्लाइमेट के क्षेत्र में इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है मशीन लर्निंग के। या फिर हम बिजनेस में भी इसे कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर के को एक्सेस के क्या सोचता है वो, है ना। मान लो कोई एक कस्टमर है, वो किसी मॉल में गया तो वो उसने किस किस तरीके की परचेज का जो उसका ट्रेंड है वो किस तरीके से, उससे हम पता लगा सकते हैं कि एक पार्टिकुलर यदि कस्टमर है, यदि वो इस तरीके की चीज़ों को परचेज करता है तो वो इस पार्टिकुलर आइटम को भी परचेज करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम कस्टमर के मेंटेलिटी को स्टडी करने के बाद हम उस तरीके की सारी चीज़ों को एक जगह रखने की कोशिश करेंगे ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो कस्टमर सोच रहा है, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो एक जगह पर होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मॉल से परचेज करके जाएगा, तो हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग इस तरीके से कई सारे, ये तो सिंपल एग्जाम्पल्स है, कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी सॉल्व करने में मशीन लर्निंग उपयोग में किए जाते हैं। ये मेनली पैटर्न, आपके पैटर्न को कैप्चर करके वो डिसीज़न लेने में मदद करते हैं हमारे। डाटा माइनिंग के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है। डाटा माइनिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी सब फील्ड है जहाँ की कंप्यूटर साइंस का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स का भी उपयोग किया जाता है। और जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डाटा है वहाँ से हम हमारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को निकालने में इस साइंस के द्वारा मदद मिलता है हमें। स्टैटिस्टिक्स का उपयोग एकेडमिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ने पढ़ाने में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है आजकल। नेचुरल एंड सोशल साइंसेज में गवर्नमेंट किस तरीके से रन करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ाने में, बिजनेस को किस तरीके से रन किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। ये कुछ एक टेस्ट है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। ये कुछ एक टेस्ट हैं, जैसे कि जो सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा भी जिसे हम बोलते हैं। यह काफ़ी उपयोगी है। इसमें हम जनरली किसी भी पॉपुलेशन में को जब हम कई सारे सब ग्रुप में बांटते हैं तो ये एक पार्टिकुलर सैंपल जो है, सब ग्रुप है, वह अन्य ग्रुप से डिफरेंट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जनरली उपयोग करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में भी हम इसका उपयोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। काई स्क्वायर टेस्ट जनरली
हम जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं, कई सारे कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, ये पता लगाने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरिकल वेरिएबल्स। कैटेगरिकल वेरिएबल्स वैसे वेरिएबल होते हैं जिसमें कैटेगरी बन के आती हैं, 2-3 कैटेगरी बनते हैं। जैसे मान लो आई कलर है तो इसमें 3 कैटेगरी बन गए, ब्राउन आई हो सकते हैं, ब्लू आई हो सकते हैं, ब्लैक आई हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो ट्रेट होते हैं, कैटेगरिकल ट्रेट हम बोलते हैं, उन ट्रेट्स के बीच में, डिफरेंट ट्रेट्स के बीच में कोई एसोसिएशन है, रिलेशन है, ये पता लगाने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग करते हैं। टी टेस्ट भी हम काफ़ी उपयोग में ला रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक मेथोडोलॉजी है टी टेस्ट। यहाँ पर हम दो मीन्स, जो दो ग्रुप है उनके मीन्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम जनरली ये टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम रिग्रेशन में भी रिग्रेशन का उपयोग भी करते हैं। रिग्रेशन का उपयोग जनरली हम किसी वेरिएबल के प्रिडिक्शन में करते हैं। वेरिएबल के प्रिडिक्शन से तात्पर्य है कि हम किसी एक वेरिएबल को किसी अन्य 2-3 वेरिएबल की मदद से, जिस वेरिएबल का हम प्रिडिक्ट करते हैं उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिस वेरिएबल की मदद से हम प्रिडिक्ट करते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो एक या कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हम लाइफ टाइम, किसी गाय की लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लैक्टेशन, फर्स्ट लैक्टेशन लेंथ या फर्स्ट मिल्क यील्ड या सर्विस पीरियड, फर्स्ट सर्विस पीरियड। तो हम कुछ एक वेरिएबल्स की मदद से वो लाइफ में कितना प्रोडक्शन करेगा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का कार्य जो है हम रिग्रेशन के अंदर करते हैं। कोरिलेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोरिलेशन के अंदर हम फंक्शनल रिलेशनशिप, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, वो पता लगाने के लिए करते हैं हम। इससे पहले हमने काई स्क्वायर टेस्ट भी देखा तो वो कैटेगरिकल वेरिएबल का था, और यहाँ पर हम जो जनरली हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो होते हैं उसके अंतर्गत हम जनरली जो कि स्मूथ वेरिएशन शो कर रहे हैं, उस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में किसी तरीके का रिलेशन है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम कोरिलेशन करते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप है कि नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, और एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो इस तरीके से कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जब एक वेरिएबल में चेंज आए और दूसरे वेरिएबल में भी सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है पहला तो दूसरा भी बढ़ रहा है, पहला वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये निगेटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके की स्टडी हम कोरिलेशन के अंदर करते हैं। मान विटने यू टेस्ट, यह एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि स्मॉल सैंपल साइज, जब हमारा सैंपल साइज काफ़ी छोटा होता है, 30 से कम सैंपल में ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो उस कंडीशन में हम मान विटने वी टेस्ट करते हैं। ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ऐसे ही क्रुस्टल वैलिस टेस्ट है, ये भी एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि स्मॉल सैंपल में हम करते हैं। शेनॉन डाइवर्सिटी टेस्ट है, ये जो शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स है, यह जनरली किसी स्पीसीज की डाइवर्सिटी को कैरेक्टराइज करने के लिए हम किया जाता है। किसी कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है, ये हम जनरली पता लगाने के लिए शेनॉन डाइवर्सिटी टेस्ट करते हैं। टुकी टेस्ट है, यह टेस्ट हम उस कंडीशन में करते हैं जैसा कि मान ली किसी पॉपुलेशन में कई सारे ग्रुप्स बनकर आते हैं। मान लिए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको हमने 4 ग्रुप में बांट दिया, किसी भी बेसिस पर बांट सकते हैं, वो सीज़न के बेसिस पर बांट सकते हैं, पीरियड के बेसिस पर बांट सकते हैं, किसी भी बेसिस पर हमने कई सारे ग्रुप्स में बांट दिए। तो इन ग्रुप्स के जो मीन्स हैं वो आपस में सिमिलर है या डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली सेम है या डिफरेंट है, उससे हमें सीज़न का इफेक्ट या फिर पीरियड का इफेक्ट को स्टडी करने में मदद मिलता है। तो यहाँ पर हम टुकी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लस्टर एनालिसिस जो है वो हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन की क्लस्टरिंग करने में मदद करती हैं, यह जो मेथडोलॉजी है उसकी मदद से।
रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजी है। इसके अंदर हम यह स्टडी करते हैं कि हमने किसी एक मेथड को यूज करने के बाद किसी भी किसी भी मशीन या शायर या किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने रैंकिंग की। फॉर सपोज कि हम शायर की रैंकिंग कर रहे हैं, शायर इवेल्युएशन कर रहे हैं, और शायर इवेल्युएशन के बाद उनकी रैंकिंग कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन के अंदर 10 शायर हैं और 10 शायर की हम रैंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास कोई एक मेथड है, सपोज कि कॉन्टेम्परेरी कंपैरिजन मेथड से हम उनकी रैंकिंग कर रहे हैं, और इस रैंकिंग करने के बाद इसे यूज करने के बाद हमने पाया कि 10 शायर की ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रीडिंग वैल्यू निकालने के बाद हमने ये रैंकिंग कर ली उन शायर्स की। अब बाद में हमें यह पता लगा कि एक नया मेथड आया, मान ले ब्लप है, ब्लू है, लिस्ट स्क्वायर मेथड है, कोई एक अन्य मेथड है, यह रिव्यू आ रहा है कि यह मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम उस मेथड को यूज करने से पहले कोशिश यह करेंगे कि हम जो पहले मेथड यूज़ कर रहे थे उसके साथ इसकी कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि यह मेथड उसके साथ डिफरेंट है या सेम रिजल्ट दे रहा है। तो हमने पहले मेथड से रैंकिंग निकाल रखा था। अब हम क्या करेंगे कि एक नए मेथड, मान लें कि ब्लप मेथड से हम फिर से रैंकिंग निकालेंगे, और हम उस रैंकिंग और पहले की रैंकिंग, इन दोनों रैंकिंग को यूज करते हुए ये जो रैंक कोरिलेशन की एक वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा, और उस रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन की जो वैल्यू होंगे उसकी मदद से हम यह बता पाएंगे कि यह दो मेथड्स जो है रैंकिंग का वो सेम है या डिफरेंट है। यदि सेम है तो हम कोई भी मेथड अपना ले, पुराना मेथड अपना ले या नया मेथड अपना ले, जो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा वो मेथड हम अपना लेंगे। यदि डिफरेंट है, यदि दोनों मेथडोलॉजी डिफरेंट है और यह कहा जा रहा है कि नया मेथड ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम नए मेथड के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये हमें डिसीजन लेने में मदद करेगा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट के द्वारा। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, यह भी काफ़ी उपयोगी मेथडोलॉजी है। इसमें हम करते क्या है कि यदि हमारे पास कोई लार्ज डाटा टेबल है उसे समराइज करने में इससे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से मदद मिलता है। स्मॉल छोटे छोटे डाटा सेट्स बनते हैं जिससे कि डाटा की विजुअलाइजेशन में और उसकी एनालिसिस में हमें मदद मिलता है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का भी हम काफ़ी उपयोग करते हैं। तो ये एक टेस्ट है जो कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल साइंस में उपयोग किया जाता है। ये कुछ एक टिपिकल स्टैटिस्टिकल कोर्स है जो कि हम जनरली हम ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है हम जनरली अपने आजकल के कोर्स करिकुलम में हम उपयोग में लाते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरम का हम जनरली उपयोग में ला रहे हैं, बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये कुछ एक टॉपिक्स है जो कि आजकल हम जनरली टिपिकल स्टैटिस्टिकल कोर्स में हम कवर कर रहे हैं। जो यूजी के कोर्स होते हैं उसके अंदर जो आजकल स्टैटिस्टिकल कोर्स होता है उसका मेन फोकस होता है कि हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, करेक्ट टेस्ट कौन सा किया जाए, टी टेस्ट किया जाए या एनोवा किया जाए। बच्चे जब रिसर्च करते हैं तो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर टी टेस्ट लगाएं या एनोवा लगाएं, वन वे एनोवा लगाएं या टू वे एनोवा लगाएं। तो ये जो हमारा यूजी का जो कोर्स होता है वो करेक्ट टेस्ट सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाए इसकी भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। और आजकल ऑनलाइन कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसको हम किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एकेडमिक्स में बताए जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिकल बायोस्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं जो कि कोर्स टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम अध्ययन कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का उपयोग कंप्यूटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज किया जा रहा है। जो पहले जो
शुरुआत में जो स्टैटिस्टिकल मॉडल था वो लीनियर तक हम लोग सीमित थे, लीनियर मॉडल का उपयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर, हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर आने लगे, वैसे ही हम सुटेबल न्यूमेरिकल लॉगरिथम के हेल्प से हम अब नॉन लीनियर मॉडल, जिसका कि एग्जांपल मान लें कि न्यूरल नेटवर्किंग, हम न्यूरल नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग, ये सारे कार्य आजकल हम करने में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आ चुके हैं। तो उसकी मदद से हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग का उपयोग कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसके अलावा कुछ एक न्यू टाइप्स के मॉडल्स हैं, जैसे जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल हो या मल्टी लेवल मॉडल्स हो, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो, ये सारी चीज़ें आज हम करने में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटिंग का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो स्टैटिस्टिक्स अब आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एक नए सोपान पर, नए लेवल पर जा चुका है। आजकल कई सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि मैथमेटिका है, SAS है, SPSS है, R है। R तो फ्री है, फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। इससे आप कई सारे स्टडी कर सकते हैं, एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में स्टैटिस्टिकल स्टडी आप कर सकते हैं R की मदद से। SPSS और SAS ये सब आपको सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता है। तो कुछ तो आपको पेमेंट करने होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कुछ फ्री भी है। कई सारे फ्री की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप यदि ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कई सारे आपको फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो ऐसा नहीं है कि पेमेंट के बाद ही आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स की यूज़ प्लानिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कोई भी किसी भी तरीके का प्लानिंग है वो बिना स्टैटिस्टिक्स के आज के समय में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्लानिंग हो, गवर्नमेंट लेवल की प्लानिंग हो। हर प्लानिंग के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की मदद लेने की आज आवश्यकता है। आज के समय में इकोनॉमिक्स को यदि पढ़ना है, यदि इकोनॉमिक्स को समझना है, तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें स्टैटिस्टिक्स को समझने की आवश्यकता होगी। Whenever you are going to study economics, you would also learn statistics. बिना स्टैटिस्टिक्स को पढ़े हुए इकोनॉमिक्स को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। Wait for a while. तो स्टैटिस्टिक्स का आवश्यकता बहुत ज़्यादा है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ ओपनड न्यू वेज फॉर एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। कई सारे नए डेवलपमेंट हो चुके हैं, कई सारे न्यू मॉडल्स है, सॉफ्टवेयर है, जिनके यूज़ करने के बाद आप बहुत अपने इकोनॉमिक्स को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वह फ़ायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है, हमें किस मद में खर्च को कम करना है, कौन सा एरिया है जहाँ पर कि हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को स्टैटिस्टिक्स की मदद से किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स का यूज रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ किया जा रहा है। बेसिक रिसर्च में यदि हम कहा जाए तो बिना स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के आप बेसिक रिसर्च वर्क करना आज के समय में असंभव सा है। एक अच्छा रिसर्चर को एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग, आजकल प्रोग्रामर्स आप काफ़ी चर्चा में हैं। ये एक नया फील्ड है कि आप चाहे तो कोई ऐप प्रोग्राम कर सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Statistics is playing a crucial role in programming. Nowadays, most of the advanced programming is based on statistics. तो जितने भी प्रोग्रामिंग है वो
जितने भी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसे बनाने में स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हैं। जो पाइथन के जो डेवलपर होते हैं, जो पाइथन एक लैंग्वेज का नाम है, और जो पाइथन के जो पाइथन लैंग्वेज को यूज करके जो डेवलप करते हैं प्रोग्राम वगैरह, उनके लिए स्टैटिस्टिक्स स्किल का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो, ये सारे इमर्जिंग फील्ड है। मशीन लर्निंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सबके सब में स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इतना ज़्यादा इमर्जिंग है, बस मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनका एक प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो खुद का एक प्रोजेक्ट, खुद का एक वो काम करना चाह रहे थे। उनका एक बिजनेस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपना एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका अचानक से बैड न्यूज़, ये आप लोगों को मालूम ही है। तो आप समझ सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है और कितना अट्रैक्ट कर रहा है। न्यू जो टैलेंट है उसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होने की आवश्यकता है। बिजनेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ काफ़ी आज के समय में हो रहा है। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हो ही रहा है। ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस यूजेज स्टैटिस्टिक्स टू परफॉर्म इट्स डे टू डे ऑपरेशन। हर दिन भर की हर दिन की जो भी बिजनेस हो रहा है उसे स्टैटिस्टिक्स की मदद से एनालाइज किया जा रहा है। किसी भी तरीके का डिसीजंस लेना है तो R&D जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। दे यूज्ड द रिसेंट स्टैटिस्टिक्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर बिजनेस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके कौन सा प्रोडक्ट वो डेवलप कर सकते हैं या कौन सा नया सर्विस वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उनके लिए इकोनॉमिकली काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये सारे डिज़ाइनिंग करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लिया जाता है। इट हेल्प्स देम टू मेक ए डिसीजन अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कंपनी कैन टेक कैलकुलेटिव रिस्क ऑन लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट। सो कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कोई सर्विस को लॉन्च किया जाए या ना लॉन्च किया जाए, इसके लिए हमारे पास पहले के जो डाटा होते हैं कस्टमर के द्वारा फीडबैक लेकर जो डाटा हम कुमुलेट करते हैं, उन डाटा को स्टडी करने के बाद हम एक डिसीज़न ले सकते हैं। और उस डाटा की मदद से जो हमारे पास डिसीज़न आ रहा है उसके बाद हम एक रिस्क ले सकते हैं नया प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने की। तो आज के इस लेक्चर के लिए यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। कोई नई जानकारी, कोई नया टॉपिक हो या फिर कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें, क्योंकि यदि कोई क्लैरिफिकेशन हो या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो मैं जनरली पूरा वीडियो बदलने की जगह पर मैं कोशिश करता हूं कि कमेंट सेक्शन में क्लैरिफिकेशन डाल दूं। कभी कभी फ़्लो में कुछ मिस्टेक्स भी हो जाया करती है, बोलने के फ़्लो में या कुछ स्लाइड पे मिस्टेक रह गया हो तो मैं उन चीज़ों को कमेंट सेक्शन में बाद में जब भी पता लगता है मैं उसे मेंशन कर देता हूं। तो इसलिए आप कमेंट देखें, यदि कोई सस्पिशन, कोई संदेह, कोई क्लैरिफिकेशन भी हो तो वो भी आप देख सकते हो कि उस क्लैरिफिकेशन का क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के जो लेक्चर्स है वो लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं और वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर या फिर आप डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक में भी जाकर उन वीडियोस के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।